प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अध्याय 4 ऊष्मा। हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कोई जगह उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है आदि। तो इसमें सबसे पहला है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, पता करो तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो। तो ऊष्मा का प्रयोग हम खाना पकाने में करते हैं, पानी गर्म करने में करते हैं, सर्दियों में हाथ सेकने में, धूप सेकने में आदि। इन कामों के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। अब दूसरा प्रश्न है, मान लो एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दो बड़े चिन्हों के बीच 20 भाग छोटे हैं, तो फिर एक छोटे भाग का क्या मान होगा? तो इसमें क्या आता है भी 1/20 डिग्री या 1 डिग्री का 20वां भाग आता है। इसके बाद में आगे है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब इसके आगे है, ए भाग है, हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं? तो इसमें आंसर आता है 42 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है? 42 डिग्री सेल्सियस। क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो? प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकता है। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका जो तापमान है वो थोड़ा बहुत जो है कम ज़्यादा हो सकता है। आगे इसमें यहाँ पर ये गतिविधि है, गतिविधि 1, अपनी कक्षा में 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापो। यहाँ पर विद्यार्थी हैं और शरीर का तापमान है, तो हम क्या करेंगे, कक्षा के 5 विद्यार्थी लेंगे और उनका तापमान जो है यहाँ इस सारणी में नोट कर लेंगे, साथ में विद्यार्थियों के नाम जो है नोट कर लेंगे। अगला है, मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं को के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम में लाया जाता है। अपने स्कूल में प्रयोगशाला तापमापी को देखो, वो इसमें साथ में कहता है भी प्रयोगशाला तापमापी का चित्र बनाओ। प्यारे बच्चों, अब हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर ये प्रयोगशाला तापमापी का चित्र जो है दिया गया है। यहाँ पर हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख करके प्रयोगशाला तापमापी का चित्र जो है यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद है वह भाग है, इस तापमापी से मापे जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप क्या हैं? तो जो प्रयोगशाला तापमापी है इससे न्यूनतम तापमान जो है -10 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं और जो अधिकतम तापमान है हम जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। आगे इसमें है 5वां प्रश्न है, सोच कर बताओ, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है? जो डॉक्टरी तापमापी है इसको मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे गिरने लग जाता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी है, डॉक्टरी तापमापी को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे नहीं गिरता। दोबारा से एक बार गलती, इसमें क्या कहते हैं, जो डॉक्टरी तापमापी है इसको जब मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल नीचे नहीं गिरता, क्योंकि उसमें एक विभंग होता है, वह पारे के तल को नीचे नहीं गिरने देता। जबकि प्रयोगशाला तापमापी है, जब उसको किसी द्रव से बाहर निकाला जाता है तो उसमें पारे का द्रव जो है तल जो है गिरना शुरू हो जाता है। क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है? नहीं। तो क्यों नहीं? तो इसमें क्या आएगा? नहीं, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी में विभंग होता है, वो पारे को नीचे नहीं गिरने देता, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता और द्रव से बाहर निकालने में ही प्रयोगशाला तापमापी है उसका जो पारा है नीचे गिरना शुरू हो जाता है।
जब हम ठंडे पानी को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। इस तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, कारण बताएं। तो इसमें ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें छात्रा ने 3 बीकर लिए हैं। एक में उसने गर्म पानी रखा है, दूसरे में गुनगुना और तीसरे में ठंडा पानी रखा है। सबसे पहले क्या है, एक हाथ को उसने गर्म पानी में रखा, दूसरे हाथ को उसने ठंडे पानी में रखा। फिर दोनों हाथों को गुनगुने पानी में डाला। अब क्या है, जो हाथ पहले गर्म पानी में था, जब उसको गुनगुने पानी में डालते हैं तो हाथ क्या पानी जो है ठंडा लगता है, और जो हाथ ठंडे पानी में था अब उसको गुनगुने पानी में डालते हैं तो हाथ कैसा लगता है, पानी कैसा है, गर्म लगता है। जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो ऊष्मा हमारे हाथ से ठंडे पानी में चली जाती है, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। गर्म पानी को छूने पर हमारे हाथ को ऊष्मा प्राप्त होती है और हाथ कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण 2 और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकिरण और संवहन। प्यारे बच्चों, जो ऊष्मा के चालन की, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अब इसमें सबसे पहले है, पता करो नीचे दी परिस्थितियों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि द्वारा पहुंचती है। इसमें तांबे की तार में चालन के द्वारा जाती है, जल में संवहन के द्वारा जाती है, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा जाती है और दूध को गर्म करने पर संवहन के द्वारा जाती है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर चालन विधि के द्वारा जाती है। अंगीठी से कमरा गर्म करने पर विकिरण व संवहन के द्वारा जाती है। इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो उसमें जैसे चालन है जिसमें कै और अंग है, संवहन है ख, घ और च है, विकिरण है ग और च है। आगे इसमें है गतिविधि 2। क्या इसमें गतिविधि 2। अब इसमें ये 2 बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठोस वस्तु को कहीं से भी गर्म करें तो वहाँ से ऊष्मा सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर अधिक जाती है। यह देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को अपने की शिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। इसमें क्या कहता है अभी, इस प्रयोग को अपने शिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। आगे इसमें है सामग्री, उफन नली, पानी, जलती मोमबत्ती, पोटासियम परमैंगनेट के 2 छोटे रवे। प्रश्नार्थ, उफन नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटासियम परमैंगनेट का छोटा सा रवा डालो, पानी में रंग को कुछ समय तक फैलने दो। रंग किस दिशा में फैलता है, ऊपर नीचे से ऊपर की दिशा में। किस में फैलता है, नीचे से ऊपर की दिशा में। इस पानी को फेंक कर फिर उफन नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाए तो उसमें पोटासियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालो। इस प्रकार नीचे से रवे के हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो। रंग अब किस दिशा में फैल रहा है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। क्योंकि जब पानी है उसको गर्म किया जाता है तो पानी को गर्म करने से पानी पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि पानी नीचे ठंडा होता है वो गर्म हो जाता है और जो गर्म पानी है वो हल्का हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो इसमें इस तरह से जो हमने पोटासियम परमैंगनेट डाला है सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। अगला है प्रयोग ए में रंग फैलने और प्रयोग रे में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। दूसरी अवस्था में रंग तेजी से फैलता है, क्योंकि पानी को गर्म करने से उसमें संवहन धाराएं जो है गति करती हैं, धीरे धीरे उसमें पानी गति बढ़ती जाती है, उससे जो कारण है पानी के, और इस तरह से उसकी अंदर जो है तेजी से फैलता है। इसके बाद अगला है पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे की धारा देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म, कैसा होगा, गर्म होगा। नीचे की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म होगा, ठंडा होगा।
इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग किया गया। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसे समन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम समन कहते हैं। तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और 5 कुचालकों के नाम लिखो। तो चालक हैं सोना, लोहा, चांदी, तांबा और टिन। और कुचालक हैं गत्ता, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, कपड़ा। एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कांच को इसका कसकर लपेट दो। कागज पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं। कॉपी के पन्ने को आधा काटो, फिर दोनों तरफ से उसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि उसे लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर नाव के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो। अब इसमें ये बच्चा है, इसमें दिखाया गया है, इसने क्या है, कागज़ की नाव बनाई है और इस नाव के अंदर उसने पानी भरा है। इस नाव को उसने मोमबत्ती की लो पर गर्म किया है। मोमबत्ती की लो पर गर्म करने के बाद में पानी जो है उबलने लग जाता है, परंतु कागज़ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि जब कागज़ को गर्म किया जाता है तो कागज़ जो है मोमबत्ती की लो से जो तापमान प्राप्त करता है वो क्या है, पानी को दे सकता है, जल को दे सकता है। और जल जो है गर्म होने शुरू हो जाता है और कागज़ का तापमान जो है ज्वलनांक तापमान तक नहीं पहुंच पाता। अब आगे इसमें है, तुम क्या देखते हो? कागज़ नहीं जलता। क्या पानी गर्म हो जाता है? हाँ, पानी गर्म हो जाता है। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं। अगला प्रश्न है 11वां। इसमें सूर्य से हम ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि सूर्य से हम ऊर्जा या ऊष्मा जो है तक माध्यम नहीं है। संवहन में चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण और चालन में क्या अंतर है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या विकिरण में के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण दो। सूर्य द्वारा गर्मी का अनुभव करना, अंगीठी द्वारा हाथ सेकना, गर्म बर्तन में ठंडा होना, हमारे शरीर द्वारा ठंड का अनुभव करना। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। सर्दियों में हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्रों हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं? ऊनी वस्त्रों में छिद्रों में वायु भरी होती है, यह बाहर की ठंड को अंदर व अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। प्यारे बच्चों, जो वायु है ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। और जो छिद्र हैं उनमें जब वायु भरी होती है तो वायु जो है ऊष्मा को अंदर या बाहर नहीं जाने देती। इस प्रकार हमें जो ऊनी वस्त्र हैं वो हमें सर्दियों में गर्म अनुभव होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाप के इंजन में ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। जब दो पिंडों का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। चांदी ऊष्मा की सुचालक है। निम्नलिखित कथनों का पढ़कर सही व गलत कथन छांटो तथा गलत कथनों को सही करके पुनः लिखो। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। सही। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। सही। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गलत। तो इसमें क्या आएगा? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। जब किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकिरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।